Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. Hello everyone, hope you all are good. Today we are going to start with new worksheet, that is worksheet number 25 of subject science for class 10th. ये वर्कशीट आपकी चैप्टर नंबर 6 से ली गई है, लाइफ प्रोसेसेस. लास्ट वर्कशीट में आपने ये पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस क्या है. और एरोबिक रेस्पिरेशन जब भी होगा जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी. तो इस वर्कशीट में हम ये पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन कौन कौन सी स्पीशीज़ में होता है और कैसे होता है. सो लेट गेट स्टार्टेड. एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन. क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही काम करेगा, तो ये किसके पाथवे पे डिपेंड करेगा? ऑक्सीजन के. Aerobic organisms need to ensure that there is a sufficient intake of oxygen. Okay, जो भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म है जो एरोबिकली रेस्पायर करते हैं उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलना चाहिए एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन. ऑल ग्रीन प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ही रेस्पायर करते हैं, उनका हर एक सेल रेस्पायर करता है. ठीक है, तो चलिए अब ये पढ़ लेते हैं कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स होता कैसे है. अब डिफ्यूजन इज अ मेथड बाय विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा एंड द लार्ज intercellular spaces ensure that all the cells are in direct contact with air. What they are saying कि डिफ्यूजन के प्रोसेस से, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. अगर मैं यहाँ पर सेल्स ले लूँ, राइट, तो अगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मतलब इसने इस सेल की के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव ऑन करेगा. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे. तो ये हर एक सेल के अंदर पर्टिकुलरली डिवाइड हो जाएंगे और हर एक सेल को वो गैस मिल जाएगी जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तो इस प्रोसेस से ये एक्सचेंज करते हैं गैसेस. अब मान लीजिए कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो वहाँ से ऑक्सीजन ली जाएगी कहाँ पर? सेल्स के अंदर. और जो सेल्स के अंदर जिस गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो बाहर की तरफ चली जाएगी. तो ये सारे प्रोसेस डिफ्यूजन के मेथड से होते हैं. आगे देखते हैं. और बीच बीच में क्या होता है, और ये इट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा. what are stomata? ये क्या होते हैं? Stomata are actually small pores on the surface of leaf. ये small pores होते हैं लीफ की सरफेस पर जो कि क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में हेल्प करते हैं. इसी के थ्रू गैसेस जो होती हैं एक्सचेंज होती हैं लीफ के अंदर. Large intercellular spaces ensure that all the cells are in direct contact with air. तो जितने भी इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं सेल्स के अंदर वहाँ पर भी क्या होती है? एयर मौजूद होती है उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में. स्टोमेटा इन लीफ एंड लेंटिसिल्स इन हार्ट एंड वुडी स्टेम आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. तो प्लांट के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से होते हैं? स्टोमेटाज होते हैं लीफ के अंदर, और लेंटिसिल्स होते हैं हार्ट एंड वुडी स्टेम्स के अंदर. मैं आपको लेंटिसिल्स का डायग्राम दिखा देती हूँ कि लेंटिसिल्स कैसे दिखते हैं. यहाँ पे देखिए जो स्मॉल स्मॉल स्लिट्स हैं, दरारें जैसी दिख रही हैं आपको, दीज आर कॉल्ड लेंटिसिल्स. इनको हम लेंटिसिल्स बोलते हैं. और इसी के थ्रू जो ट्रे होती है वो क्या करती है? रेस्पायर करती है, ऑक्सीजन को अंदर लेती है, इनटेक करती है ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है. चलिए यहाँ पर देख लेते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट रेस्पायर. जितना भी पार्ट होता है प्लांट का वो सब रेस्पायर करता है. बट मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ प्लांट इज लीव. जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है? लीव है, वो पत्तियां हैं. गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंटर लीव थ्रू स्टोमेटा. जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो थ्रू स्टोमेटा ही एक
प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर एंटर करती है। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसेसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या था, जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, राइट। However, photosynthesis is the more vigorous and of the two processes. डे टाइम में क्या होता है, क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट होती है, तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादा विग्रसली प्रोसीड करता है एज कंपेयर टू रेस्पिरेशन प्रोसेस। ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीफ। डे टाइम में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस लीफ के अंदर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज टेकन इन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स के अंदर ली जाएगी थ्रू स्टोमेटा, एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजेज आउट, और ऑक्सीजन क्या होगी, वो डिफ्यूज आउट हो जाएगी ऑफ द लीफ थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा से ही लीफ से बाहर चली जाएगी। ड्यूरिंग नाइट, अब रात के वक्त क्या होता है, फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज देयर इज नो सनलाइट एट नाइट टाइम, तो उस वक्त कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू द स्टोमेटा, ऑक्सीजन क्या होगी, डिफ्यूज करेगी थ्रू स्टोमेटा इनटू द लीव्स के अंदर जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर गिवन आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स लीव्स से बाहर चले जाएंगे। सो मेन डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इज दैट व्हेन प्लांट यूज्ड टू रेस्पायर दे आल्सो यूज्ड टू टेक ऑक्सीजन इनटू इट। ठीक है, जब प्लांट्स रेस्पायर करते हैं तो वो ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही बाहर निकालते हैं, राइट। और जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, व्हाट दे यूज टू डू, दे यूज टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू देयर लीव्स थ्रू स्टोमेटल ओपनिंग्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, एक्सेल आउट करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। और ये कब होता है, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता है और ये डे टाइम में होता है, राइट। तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा, जब रेस्पायर करेंगे तो ऑक्सीजन क्या करेंगे, लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे जैसे हम लोग करते हैं। और फोटोसिंथेसिस में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे। ओके, यहाँ पर आपको स्टोमेटा का डायग्राम दे रखा है और यहाँ पे स्टोमा क्लोज्ड और स्टोमा ओपन। ये स्टोमा आपको ये दिखा रखा है, यहाँ पर ये क्लोज्ड है, बिल्कुल मिले हुए हैं, और यहाँ पर ये ओपन है जिसके थ्रू कोई भी गैस एंटर कर सकती है और बाहर आ सकती है, राइट। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसमें न्यूक्लियस बना हुआ है, क्लोरोप्लास्ट बना हुआ है, वैक्यूल है, गार्ड सेल्स हैं और सेल वॉल है, राइट। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि हाउ डू स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो मैं आपको एक ये आंसर इसका लिख के एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, हाउ डू स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज, एक्सप्लेन विद डायग्राम। आंसर में अब ये डायग्राम तो आप अपनी वर्कशीट में से बना लेंगे। द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा, जो टाइनी पोर्स होते हैं आपकी लीफ के ऊपर उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और हेल्प करते हैं वो क्या करने में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में। ईच स्टोमा, जो आपने देखा था, जो आपके स्टोमेटा था उसके अंदर जो जगह थी बीच में, ईच स्टोमा कंसिस्ट ऑफ बीन शेप, या तो बीन शेप व्हेन स्टोमेटा इज ओपन, जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो बीन शेप्ड होगी, और डम्बल शेप्ड होगी किसकी, स्टोमेटा की, जब स्टोमेटा क्लोज्ड होंगे। ठीक है, जब यहाँ पर स्टोमा में बीच में कोई जगह नहीं होगी, क्लोज्ड होंगे तो डम्बल शेप्ड होगी। ठीक है, तो ईच स्टोमा कंसिस्ट ऑफ, दो शेप्स में हो सकते हैं, एक तो बीन शेप्ड में और एक डम्बल शेप में, गार्ड सेल की। द epidermal cells surrounding the guard cells are modified to form subsidiary cells. The opening and closing of guard cells are caused by, अभी ये opening और closing of guard cells होती कैसे है, मान लीजिए ये गार्ड सेल है, ठीक है, तो गार्ड सेल की जो अंदर की जो सेल वॉल होती है ये, ठीक है, ये थोड़ी मोटी होती है एज कंपेयर टू आउटर वॉल से इनर जो सेल वॉल होती है वो ज़्यादा थिक होती है। तो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल आर कॉज्ड बाय चेंज इन देयर टर्जिडिटी। तो क्या होता है, जब
स्टोमा ओपन होता है तो बाहर से जो वाटर होता है और आयंस होते हैं वो गार्ड सेल के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। तो जो पानी और आयंस होते हैं वो गार्ड सेल को क्या कर देते हैं, टर्जिड बना देते हैं, उसको स्वेलन बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बाहर वाली जो लाइनिंग होती है, बाहर वाली जो वॉल होती है वो क्या कर जाती है, वो बाहर आउटवर्डली क्या कर जाती है, स्वेल कर जाती है। और जो इनर लाइनिंग होती है, जो थिक लाइनिंग होती है, वो क्या कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी दूसरी की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, जो स्टोमा है वो ओपन हो जाएगा। तो द इनर वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल आर थिक, ये इनर वॉल जो होती हैं वो थिक होती हैं एंड इलास्टिक होती हैं, वाइल द आउटर वॉल इज थिन, जो आउटर वॉल होती है वो थिन होती है। एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, जब ओपनिंग होती है स्टोमेटा की, द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल इंक्रीजेज, जो गार्ड सेल की टर्जिडिटी है वो इंक्रीज कर जाती है एज द आयंस एंड वाटर एंटर्स द गार्ड सेल टू मेक इट टर्जिड। तो जो गार्ड सेल के अंदर आयंस होते हैं और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गार्ड सेल के अंदर एंटर करते हैं। एज अ रिजल्ट द आउटर वॉल्स बल्ज, जो आउटर वॉल जो होती है वो बल्ज करती है एंड द इनर वॉल्स बिकम क्रीसेंट, और जो इनर वॉल होती है वो क्रीसेंट बन जाती है। एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जब क्लोज हो रहे होते हैं स्टोमेटा तो क्या होता है, द गार्ड सेल लूज देयर टर्जिडिटी, तो पानी जो होता है, वाटर जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ मूव करते हैं और आयंस भी बाहर की तरफ मूव करते हैं, जिससे क्या होता है, hence the outer and inner wall retain their original shape। तो जो outer और inner wall होती है वो original shape retain करती है और वो डम्बेल शेप में आ जाते हैं और स्टोमा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। होपफुली आपको ये आंसर समझ आया होगा। आगे देख लेते हैं। ए पॉइंटेड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ बाय यूजिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं जो कि लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेते हैं क्या करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए, जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है। वेयरएज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, बट जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं वो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है, मिक्स्ड होती है, वो उस ऑक्सीजन को रिक्वायर करते हैं ब्रीथ करने के लिए, ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए। बी पॉइंट आपका, ऑक्सीजन लेवल इज हाई इन एटमॉस्फेयर, हाउ मच ऑक्सीजन लेवल इज देयर इन एटमॉस्फेयर, कितनी परसेंटेज होती है, 21% होती है ऑक्सीजन की एटमॉस्फेयर पे में। व्हेन इट इज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन इन वाटर, तो अगर हम वाटर से कंपेयर करें तो लैंड के ऊपर और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। थर्ड पॉइंट है आपका, हेंस टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, नीड नॉट ब्रीथ फास्ट, उनको ज़्यादा फास्ट ब्रीथ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती टू ऑब्टेन ऑक्सीजन, कि वो ज़्यादा ऑक्सीजन उनको आराम से ऑक्सीजन मिल जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में। वेयर एज एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स नीड टू ब्रीथ फास्टर, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को फास्टर ब्रीथ करने की ज़रूरत पड़ती है टू गेट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, कि उनको रिक्वायर्ड ऑक्सीजन मिले जितनी उनको चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं रेस्पिरेशन इन फिश। अब फिश कैसे रेस्पायर करती है, राइट। यहाँ पर आपको डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर आपको डायग्राम दे रखा है। अब इस डायग्राम में देखिए आप कि यहाँ पे फिश दे रखी है जो एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करेगी, पानी जो है वाटर फ्लो अपने मुंह में एकदम से थ्रस्टफुली लेगी, ठीक है, तेज़ी से लेगी और अपने गिल से होकर गुजारेगी, ठीक है, अपने गिल से बाहर निकालेगी। अब इस दौरान होता क्या है, ये जो ओपर्कुलम है ये एक तरह से क्या है, ये गिल्स को सपोर्ट देता है, इसका फ्लैपिंग स्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर, गिल्स के ऊपर, तो वहाँ से ये पानी का फ्लो बाहर आता है, ठीक है। और ये गिल आर्क बनी हुई है, गिल आर्क के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, गिल्स के साथ में ही ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई होती हैं और जैसे ही पानी जो फिश होती है वो अपने मुंह के अंदर लेती है फ्रेश वाटर और अपने गिल से होके गुजारती है, तो ब्लड वेसल्स जितनी भी होती हैं वो क्या करती हैं, वहाँ से जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है उसको क्या करती हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन उसको एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं, उसको ले लेती हैं, ठीक है, उसको अपने अंदर ले लेती हैं और अपने जितने भी पार्ट्स होते हैं,
क्या कहते हैं, फिश का जितना भी पार्ट होते हैं हर एक उसके ऑर्गन में, हर एक उसके सेल के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचा देती हैं। और वहाँ से हर एक सेल के अंदर जब ऑक्सीजन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो निकलती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिश की पूरी बॉडी से कलेक्ट करके दोबारा से ब्लड वेसल्स के अंदर आती है। वो जब ब्लड वेसल्स के अंदर आती है तो जब पानी बाहर निकलता है, ठीक है, जब पानी बाहर निकलता है गिल्स से तो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर छोड़ दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो भी पानी के साथ बाहर आ जाती है। तो सिंपल प्रोसेस में क्या होता है, जो फिश होती है पानी को अपने अंदर लेती है, गिल्स के थ्रू बाहर निकालती है, गिल्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन को, डिजॉल्व ऑक्सीजन को फ्रॉम द वाटर वो क्या करती हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन उसको टेक इन कर लेती हैं और उसको फिर पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देती हैं। फिर पूरी बॉडी से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कलेक्ट करके दोबारा से उसी वाटर में जो उसने अंदर मुँह के लिया होता है फिश ने, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर डिज़ोल्व होके बाहर आ जाती हैं। ओके, होपफुली आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं जिससे और आपको क्लियरिटी हो जाए। फर्स्ट पॉइंट है आपका, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश इज गिल्स। दीज गिल्स आर कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स। ये जो गिल्स होते हैं ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। दीज गिल्स हेल्प द एक्वेटिक स्पीशीज टू यूटिलाइज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर। तो ये हेल्प क्या करते हैं एक्वेटिक स्पीशीज को कि वो जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको वो ले पाएँ, उसको वो यूटिलाइज कर पाएँ। तो गिल्स कंटिन्यूसली कीप ऑन मूविंग, ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। पानी इसके अंदर आता रहता है और बाहर निकलता रहता है, आता रहता है और बाहर निकलता रहता है। एंड टेक्स द वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड फोर्सेस इट थ्रू द गिल्स। और जो फिश होती है वो क्या करती है, इट यूज टू टेक द वाटर थ्रू इट्स माउथ, वो अपने मुंह में पानी को लेगी और फोर्सफुली गिल्स के थ्रू उसको बाहर निकालेगी। ठीक है, एज वाटर पासिस थ्रू द थिन वॉल्स, जैसे ही वाटर जो है पास करता है थिन वॉल्स ऑफ द गिल्स, गिल्स की थिन वॉल से, तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो कहाँ मूव कर जाती है, ब्लड वेसल्स में मूव कर जाएगी और ट्रैवल कर जाएगी कहाँ पर, टू द डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी ऑफ द फिश। और जो फिश की बॉडी के हर एक सेल्स के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है। तो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है पानी के अंदर उसको क्या कर लेती हैं, उसको लेकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, ट्रैवल कर जाती है ऑक्सीजन पूरी बॉडी के अंदर। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है, इज ब्रॉट बैक, वो दोबारा वापस आती है बाय ब्लड के थ्रू ही इनटू द गिल्स के पास, फॉर एक्सपेलिंग इट इनटू द सराउंडिंग वाटर, के जो सराउंडिंग वाटर वहाँ पर मौजूद है तो वो जो एक्सपेल आउट होना है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सपेल आउट हो जाए, वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको रेस्पिरेशन इन फिश बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस होनी कैसे चाहिए, इट मस्ट बी थिन, ये पतली होनी चाहिए। पतली होगी तो डिफ्यूजन प्रोसेस आसानी से हो पाएगा और जो गैसेस हैं उसका एक्सचेंज भी आसानी से हो पाएगा। इट मस्ट बी परमिएबल टू रेस्पिरेटरी गैसेस, ये परमिएबल होनी चाहिए कि आराम से अलाउ कर दे कि जो गैसेस है उनका इनटेक और उनको एक्सपेल करने के लिए आराम से अलाउ कर दे कि वो अंदर और बाहर आराम से जा सकें। इट मस्ट बी मॉइस्ट ईदर विद वाटर और म्यूकस, ये मॉइस्ट होनी चाहिए, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है मॉइस्ट होनी चाहिए। जैसे कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है उसके अंदर म्यूकस होता है, वो कभी भी विदाउट म्यूकस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि म्यूकस एक लेयर प्रोड्यूस कर देता है, लेयर बना देता है, जिससे जितने भी सेल्स होते हैं वो क्या रहते हैं, प्रोटेक्टिव रहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो सेल्स ड्राई ना हो पाए, क्योंकि जो गैस होगी या फिर कोई भी अगर हम गैस इनहेल करते हैं तो वो क्या करेगी, उस सरफेस को ड्राई कर देगी। तो उस ड्राइनेस से बचाने के लिए म्यूकस हेल्प करता है। इट शुड हैव
लार्ज सरफेस एरिया, अगर रेस्पिरेटरी सरफेस का लार्ज सरफेस एरिया होगा तो वो मोर क्वांटिटी में ऑक्सीजन को टेक इन कर पाएगी, मोर क्वांटिटी में ऑक्सीजन को ले पाएगी, ठीक है। इट मस्ट बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, जो कि एयर भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है। तो जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस है, चाहे वो गिल्स हो या फिर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक हो, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए किसके, ऑक्सीजन के सोर्स के। दैट इज़ अगर एयर है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए रेस्पिरेटरी ट्रैक के, जैसे कि इंसानों में होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। और वाटर भी डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए किसके, एक्वाटिक एनिमल्स के, कि वो रेस्पिरेटरी सरफेस के बिल्कुल कांटेक्ट में रहे, जिससे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आराम से हो जाए। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अ प्लांट एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ प्लांट क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ प्लांट इज आर स्टोमेटा, स्टोमेटा है। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं stomata in leaf and lenticels in hard and woody stems are respiratory organs in plant, right? और फिर बाद में आप उसका सेकेंड पार्ट का जो आंसर था, draw the diagram of that part which help in the exchange of gases, so that part is stomata which help in the exchange of gases। तो आप यहाँ पर इसका स्टोमेटा का डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। ये जो आपको इस डायग्राम दे रखा है वर्कशीट में, ये आप ड्रॉ कर देंगे। सेकंड देखिए, हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ, प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं। तो आपको यहाँ पर आंसर दे रखा है, ऑल ग्रीन प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। पहले आप ये लाइन लिखेंगे और उसके बाद ही पूरा एक्सप्लेन करेंगे हाउ इट हैपन्स रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो यहाँ से पूरा के किस तरह से ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बोथ यूज टू टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। दो कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो विग्रस होता है। ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक होता है और ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट होती है। और ड्यूरिंग नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता तो ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट होती है और ऑक्सीजन डिफ्यूज थ्रू द स्टोमेटा डिफ्यूज इन होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गिवन उसको एक्सपेल आउट किया जाता है फ्रॉम द लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ एट नाइट। यस, प्लांट डू ब्रीथ एट नाइट। कैसे, यहाँ पर आपको आंसर दे रखा है, ड्यूरिंग नाइट फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू द स्टोमेटा इनटू द लीफ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर गिवन आउट। ये आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, हाउ डज अ फिश ब्रीथ। तो फिश कैसे ब्रीथ करती है, यहाँ पर रेस्पिरेशन फिश दे रखा है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं और पूरा एक्सप्लेन करना है कि फिश कैसे रेस्पायर करती है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस दे रखी है, दैट इट मस्ट बी थिन, इट मस्ट बी परमिएबल, इट मस्ट बी moist either with water or mucus, it should have a large surface area, it must be direct or indirect contact with source of oxygen। तो ये आप सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। ओके, होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। डायग्राम की, स्टोमेटा के डायग्राम की बनाने को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इस पर जो मैंने आपको स्पेसिफिक एक एडिशनल आंसर दिया है उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।